हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, करंट अफेयर्स की हमारी वीकली सीरीज में आज 15th ऑफ मई से लेके 22nd ऑफ मई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसे सवालों के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीक थर्ड है और जैसे ही मई का महीना खत्म हो जाएगा तो वीक फोर्थ भी आ जाएगा। ठीक है। और आप हमारी ऐप सिंपली क्रैक ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां पे इस क्विज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए, एक एक करके अब हम लोग सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन एयर स्पेस? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए भारत के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं मिशन ईशान, मिशन गगन, मिशन आकाश, मिशन ऐरावत। दोस्तों, इसका सही उत्तर है मिशन ईशान। आपको पता है जो एनडीए गवर्नमेंट वन नेशन के लिए कुछ ज्यादा ही सोचती है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वन नेशन वन राशन की बात करती है, और सिमिलरली एविएशन सेक्टर में गवर्नेंस के लिए वन नेशन वन एयर स्पेस भी लेकर आई है। क्या है तो वो समझो। ऐसा है, जो हमारे यहाँ जो एयर स्पेस है वो चार भागों में डिवाइडेड है। देखो, ये दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। ये पूरा का पूरा एरिया मुंबई कवर करता है। ऊपर का जितना एरिया है ये दिल्ली कवर करता है। ईस्ट का जो भी एरिया है कलकत्ता कवर करता है। और आपको साउथ में जो यहाँ पे आपका जो एरिया है साउथ ईस्ट एरिया, वो चेन्नई कवर करता दिखता है। ठीक है। तो अब क्या है, जो इनका प्लान ये है, जो इंडिया का जो डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है ना, वो ऐसा कहा जा रहा है जो पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो 2030 तक डबल होने जा रहा है, ऐसा उनका अनुमान है। तो इसके लिए गवर्नेंस पे काम करना जरूरी है। तो इन्होंने सोचा कि इन सभी को एक सेंट्रलाइज्ड ये बना दिया जाए, एयर स्पेस बना दिया जाए। कहाँ पे? तो नागपुर में। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये मिशन निशान है क्या? तो ऐसा है, जो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसी को ईशान कहते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे भी सवाल आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो यही है, वन नेशन वन एयर स्पेस मिशन ईशान। ठीक है। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस? किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया? जापान, चाइना, रशिया, इंडिया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है जापान। और इसको थोड़ा सा आप ये समझो, जो जापानीज कुछ कंपनियां मिलके, जिसमें डोकोमो, एनटीटी डेटा, एनईसी एंड फुजित्सु, ये सभी मिलके आपको पहला 6G हाई स्पीड प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया है, जो 5G की स्पीड से 20 गुना ज्यादा है। ठीक है। और ये आपको डेटा 100 Gbps पास कर देता है ओवर 300 फीट। ठीक है। और ये सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है कहाँ? इंडोर एंड आउटडोर। हालांकि ये इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये अभी करेंटली डेवलपमेंटल स्टेज में है। ठीक है। और ये अभी तक कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं है। और इस और अभी इस पे बहुत सारा काम होना बाकी है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ये न्यूज में बना था तो आपको समझना तो पड़ेगा ही, है ना? बाय विच ईयर इज इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू रीच $1 ट्रिलियन? किस वर्ष तक भारत का इंटरनेट अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? तो दोस्तों, ये हमारा 2030 तक का एक्सपेक्टेशन है, जो हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को रीच कर जाए, इंटरनेट इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, आप समझो क्या है ये। ऐसा है, जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपको अंदाजा लगा रही है, जो हम लोग $1 ट्रिलियन 2030 तक पहुंच जाएंगे थ्रू इंटरनेट इकोनॉमी। और क्यों? तो ई कॉमर्स जो है सेक्टर, ये आजकल बूम पे है। और ये ऐसा प्रिडिक्शन है, जो फिस्कल ईयर 2023 में $60 बिलियन जो है, ये आपको चला जाएगा $325 बिलियन 2030 तक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स? कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश बना? आइसलैंड, बोलिविया, स्विट्जरलैंड, वेनेजुएला। दोस्तों, इस सवाल को मैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मानता हूं, क्योंकि ये आपको जितने भी प्रमुख अखबार हैं उसकी सुर्खियों में ये था। क्या कारण है वो भी मैं बताऊंगा। तो आपका सही उत्तर है वेनेजुएला। ठीक है। अब ये समझते हैं क्या चीज है। वेनेजुएला पहला ऐसा कंट्री बना जिसके पास अब सारे ग्लेशियर्स खत्म हो गए। कहाँ पे है ये वेनेजुएला? तो ये देखो, ये साउथ अमेरिका के ऊपरी जो रीजन है वहां पे ये एज अ कंट्री है। अक्सर सुर्खियों में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से समझो,
वॉर वाली स्थिति बनी रहती है, सिविल वॉर वाली स्थिति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी यहाँ की हिली हुई है। और इसके अलावा अब एक और नया चीज़ सामने में आ गया है, जो सीवियर क्लाइमेट चेंज के कारण अब वहाँ पे जितने भी ग्लेशियर्स थे, वो सारे खत्म हो गए। पहले वेनेजुएला के पास 6 ग्लेशियर थे और 5 तो पहले ही खत्म हो चुके थे। अब जो लास्ट है, वो भी टाटा बाय-बाय हो गया। दोस्तों अगला सवाल है, हु वाज अवॉर्डेड द शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी फॉर 2024 फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन वेरिएबल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। परिवर्तनशील खगोलीय पिंडों में अभूतपूर्व खोजों के लिए 2024 के लिए खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो दोस्तों श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को शॉ प्राइज मिला हुआ है। किसमें, किस फील्ड में? तो एस्ट्रोनॉमी में। इनका काम क्या क्या है? तो माइलस्टोन अचीवमेंट्स हो गए, तो जो इन्होंने मिलीसेकंड पल्सर्स पे काम किया है, गामा रे बर्स्ट पे काम किया है, सुपरनोवा पे काम किया है, ठीक है? और ये सब काम कहाँ पे आएगा? तो हमें अपने यूनिवर्स को समझने में ये इससे आसानी होगी, ठीक है? A new vaccine using mRNA technology is being recently developed for which disease? ठीक है। और दोस्त देखो ऐसा है, जो ये सवाल सच पूछो तो ये आधा सवाल है। ठीक है, मेरा मकसद है जो आपको इन सारी चीजों को बताना। ठीक है। एमआरएनए तकनीक का उपयोग करने वाला एक नया टीका हाल ही में किस बीमारी के लिए विकसित किया जा रहा है? दोस्तों ये इन्फ्लुएंजा के लिए किया जा रहा है। जो भी वायरल डिजीज होते हैं वहां पे एमआरएनए टेक्निक बहुत ही ज्यादा काम आता है। कैसे काम आता है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस में ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस बी है। अगर आपको पता होगा जो आरएनए टेक्नोलॉजी वायरल डिजीजेस के लिए काफी ज्यादा कारगर होता है, तो फिर आप आसानी से इसमें इन्फ्लुएंजा फिल्टर आउट कर लोगे, है ना? चलो, अब समझते हैं कुछ चीजों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। ऐसा है, जो आप ये समझो, एमआरएनए जो होता है वहां तक पहुंचने से पहले आपको डीएनए समझना जरूरी है, आरएनए समझना जरूरी है, उसके बाद आप एमआरएनए पे आना। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोलिक एसिड, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। काम क्या है इसका? तो समझो ये हमारी बॉडी का इंस्ट्रक्शन बुक है। ठीक है। हमारा डीएनए अलग होगा, आपका डीएनए अलग होगा। ठीक है। आपका डीएनए आपके हिसाब से आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देगा, हमारा डीएनए हमारे हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देगा। शेप किस तरीके का होगा? तो अ ट्विस्टेड लैडर डबल हेलिक्स जिसको कहते हैं। देखो इस तरीके से ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जो लैडर्स होते हैं उसके जो ये पाए बने हुए हैं, इसको आप समझो ये बेसेस होते हैं। बेसिकली क्या क्या होते हैं? तो एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ATCG, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आओ आरएनए को समझो। आरएनए का क्या क्या मतलब होता है? ये होता है राइबो न्यूक्लियोलिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आरएनए। इसका काम क्या है? तो इट्स द मैसेंजर दैट हेल्प्स मेक प्रोटीन। ठीक है। और उसके बाद शेप क्या होता है? तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। और पार्ट्स क्या होते हैं? तो सिमिलर टू डीएनए बट हैज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमाइन। देखो ऐसा है, जो ये डीएनए है इसके जो पाए बने हुए हैं वो बने हुए हैं एटीसीजी। ठीक है। एटीसीजी में क्या है? एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, गुआनिन, है ना? देखो यहाँ पे अब ऐसा है, ये सारी चीजें कॉमन है इसमें, आरएनए में और डीएनए में, एक्सेप्ट यहाँ पे आपको देख सकते हो जो यूरासिल जो है वो आरएनए का पार्ट है और थाइमाइन जो है वो डीएनए का पार्ट है। बस यही डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों। और ये जो आरएनए होता है वो काम कैसे करता है? तो उसमें आप ये समझो, जो डीएनए जो होता है स्टेज इन द सेल न्यूक्लियस विथ ऑल द इंस्ट्रक्शन। डीएनए कहाँ मिलता है? तो हमारे जो सेल का जो बीच वाला पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसी में डीएनए होता है। ठीक है। आरएनए कहाँ होता है? तो ये आपको इंस्ट्रक्शन को कॉपी करता है और इसी हिसाब से प्रोटीन बनाने की मदद करता है। और यही जो चीज है आरएनए का, वो हमें एमआरएनए टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है। क्या कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। उससे पहले आप समझ लो, यूनिवर्सल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय यूजिंग mRNA टेक्नोलॉजी व्हिच वाज प्रीवियसली सक्सेसफुल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में जितने भी आपको वैक्सीन्स बने उसमें सबसे ज्यादा कारगर mRNA टेक्नोलॉजी हुआ करता था। क्या होता था वो भी समझते हैं। देखो ऐसा है, mRNA प्रोटीन कैसे काम करता है वो समझो। देखो ऐसा है, जो कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो इसी शेप का होता है। और ये जो आपको क्राउन शेप जो आपको दिख रहे हैं स्पाइक्स, ठीक है, इसी कारण से इसका नाम कोरोना पड़ा। ठीक है। कोरोना, क्राउन शेप्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है क्राउन शेप्ड।
ठीक है? अब इसको ये क्या है ना, ये स्पाइक प्रोटीन है। कोरोना वायरस कैसे हमारे बॉडी में घुसता है वो समझो। देखो ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, ये हमारे सेल के अंदर बाइंड हो जाता है और इसके अंदर में ये घुस जाता है, ठीक है? फिर वहां जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होता रहता है और इस तरीके से हमारे सेल को ये तोड़ देता है, ठीक है? और अब क्या है, जो हम साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ये स्पाइक प्रोटीन को उखाड़ लिया, उखाड़ के ये इसको एम्फेसाइज कर दिए, इसकी संख्या बढ़ा दिए और ठीक है, एमआरएनए टेक्नोलॉजी के तहत, और उसको फिर आदमी के बॉडी के अंदर डाल दिया। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन को हमारा बॉडी भाप गया और इसके हिसाब से इसने एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी, ठीक है? और समझो जैसे बेसिकली ये है आपका स्पाइक वायरस का, ठीक है? तो हमने ये उखाड़ लिया तो इसके ऊपर में एंटीबॉडी बन के एक तरीके से कैप लग गया। अब ये कैप जो है ये एंटीबॉडी है। अब ये कैप क्या करता है, जो आपको सेल से वायरस को मिलने ही नहीं देगा, इसके ऊपर में ही कैप लगा दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से जितने भी वायरस में हैं, वो एक तरीके से कैप लगता चला गया। समझ रहे हो? ये एंटीबॉडी का कैप है। इसी टेक्नोलॉजी यही है, एमआरएनए टेक्नोलॉजी से हमने सबसे पहले वायरस का स्पाइक प्रोटीन उखाड़ा और उसको फिर एम्फसाइज करके बॉडी में डाल दिया। अब इसके हिसाब से बॉडी ने हमारा प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लिया, है ना? एंटीबॉडी डेवलप कर लिया और इस तरीके से हमारे बॉडी में क्रिएशन ऑफ एंटीबॉडीज दैट कैन रिकॉग्नाइज द सार्स सीओवी 2 वायरस। इसी तरीके से एमआरए टेक्निक काम करता है, ठीक है? तो आपने समझ लिया एमआरएनए, आपने डीएनए समझ लिया, आरएनए समझ लिया, एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए है वो भी समझ लिया, जिसका काम है बेसिकली प्रोटीन्स बनाना, ठीक है? जो आपने यहाँ पे देखा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। In which country did the 10th World वाटर फोरम टेक प्लेस इन मई 2024? मई 2024 में 10वां विश्व जल मंच किस देश में आयोजित हुआ था, किस हुआ था? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया दोस्तों, ये रहा इंडोनेशिया। द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम वाज ऑफिशियली ओपनड ऑन May 20th 2024 इन बाली इंडोनेशिया। इसका थीम क्या था? तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है? तो ये आपको बस पता होना चाहिए, ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। Who won the 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर नोवेल? कैरोस। उपन्यास कैरोस के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों ये आपको पता ही होना चाहिए, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मिला हुआ है आपको जेनी एर्पेनबेक एंड माइकल हॉफमैन। एक ट्रांसलेटर है, एक लिखने वाले हैं, ठीक है? द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 हैज बीन अवार्डेड टू कैरोस। ये नॉवेल है, ये जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ठीक है? ट्रांसलेटेड बाय माइकल हॉफमैन, डिपिक्टिंग अ रोमांस एडमिस्ट द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। जब बर्लिन वॉल जब गिरा था तो उसी समय की ये बात है। क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? और प्राइस क्या है तो आप देख सकते हैं, 50,000 पाउंड, ठीक है? अब थोड़ा-सा बर्लिन वॉल के बारे में समझो। ऐसा है, जो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो फिर जितने भी देश थे वो 2 गुटों में बँट गए थे और इसी के कारण से जर्मनी का सबसे बुरा हाल हो गया था, ठीक है? तो ये ओवरऑल जर्मनी में ना टेरिटरी बँट गए थे। कोई फ्रेंच टेरिटरी, कोई ब्रिटिश टेरिटरी, ये यूएस टेरिटरी और उसके बाद ये सोवियत टेरिटरी। आपको पता है, जो हिटलर को हराने के लिए सभी लोग एक हो गए थे, तो एक हो जाने के बाद एक तरीके का बँटवारा हुआ था और बँटवारे के हिसाब से आप ये देख सकते हो, जो फ्रेंच, ब्रिटिश एंड यूएस जो है, ये एक एक डोमेन ये रख लेते हैं और दूसरा सोवियत, और बीच में खींचा जाता है बर्लिन वॉल, ठीक है? तो यही है बेसिकली बर्लिन वॉल। आपको बता दें 1945 में जर्मनी जो है वो 4 भागों में बँट गया, जैसा कि हम लोगों ने देखा, ठीक है? उसके बाद आओ 1949 में वेस्ट जर्मनी बना, ठीक है दोस्तों? ये वेस्ट जर्मनी बना। तो ये हो गया वेस्ट जर्मनी और ये हो गया डीडीआर यानी कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है? और आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, सिमिलरली लाइक साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है? साउथ कोरिया तरक्की करता चला गया, नॉर्थ कोरिया फिसड्डी होता चला गया। तो सिमिलरली सोवियत वाले में उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था और और आपको जो ये वाला जो वेस्ट फेडरल रिपब्लिक है, यहाँ पे तरक्की देखना शुरू हो गया था। मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होने लग गया था। फिर क्या हुआ, इसके कारण माइग्रेशन होना शुरू हो गया, ठीक है? अब इस माइग्रेशन को रोकने के लिए 1961 में एक बहुत मोटी सी दीवार बनाई गई, जिसका नाम था बर्लिन वॉल। ये लगभग 155 किलोमीटर लंबी दीवार खींची गई थी, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ, 1989 आ जाओ। देखो 1961 कोल्ड वॉर का समय है, ठीक है? जब ये दीवार खींची गई थी, ठीक है? ये कोल्ड वॉर का टाइम है जब यहाँ पे दीवार खींची गई थी। कोल्ड वॉर में बेसिकली लड़ाई नहीं हुई थी, ये बेसिकली लेकिन लड़ाई के जैसा टेंस सिचुएशन हो गया था, इसी कारण से इसका नाम कोल्ड वॉर है, ठीक है दोस्तों? फिर आओ 1989 में,
अब जैसा कि हमने आपको बताया, जो सोवियत यूनियन तरक्की तो कर नहीं रहा था, जो सोवियत यूनियन वाला जो क्षेत्र था डीडीआर, ये तो तरक्की तो कर नहीं रहा था, और वेस्ट जर्मनी जो था वो तरक्की कर रहा था। तो इसके कारण क्या है ना, लोगों के अंदर में रोष हुआ और इन्होंने दीवार गिरा दी। यही है दीवार, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, यही बर्लिन वॉल है। इसी को गिरा दिया गया और इसी के साथ कोल्ड वॉर खत्म हुआ। ठीक है, 1989 में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, और फिर ये जो दो जर्मन स्टेट्स हैं वो ऑफिशियली यूनाइट हो गए थे 1990 में। तो यही है कहानी बर्लिन वॉल की, जो कि हिस्ट्री में एक तरीके से बहुत बड़ा इवेंट होल्ड करती है, और इस दीवार को वॉल ऑफ शेम भी कहते हैं। What is the name of the BRO, Border Road Organization project in Kargil that successfully utilized a RejuPave रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी? कारगिल में बीआरओ परियोजना का नाम क्या है जिसने सफलतापूर्वक रेजुपेव सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट विजायक। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आपको बता दें, हमने स्टैटिक जीके वाले कोर्स में जब हमने माउंटेन पास पढ़ा था तो प्रोजेक्ट हिमांक की चर्चा की थी, जिसमें आपको इंडिया का हाईएस्ट मोटरेबल जो रोड है उमलिंग ला, उसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, चलिए अब प्रोजेक्ट विजय की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, जो कारगिल लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूटिलाइज किया गया था, जिसमें रेजुपेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिला था। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो सीएसआईआर, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआरआई के द्वारा ये बनाया गया है रेजुपेव। ठीक है, जिसमें बेसिकली एसफाल्ट मॉडिफायर का आपको इस्तेमाल होता है, जो कि बायोमास और रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आते हैं। ठीक है, और ये इससे पहले भी बीआरओ के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड हाईएस्ट सेलर रोड टनल द चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश में है, वहां भी ये इस्तेमाल देखने को मिला था। ठीक है, नेम द फैशन इवेंट वेयर सऊदी अरेबिया हेल्ड इट्स फर्स्ट स्विमसूट फैशन शो इन मई 2024। अब आप मुझे ये बताओ, जो कहीं भी फर्स्ट स्विमसूट फैशन शो होगा तो ये न्यूज़ क्यों बन जाएगा? इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात, ये फर्स्ट ऐसा हो रहा है, और हो कहाँ रहा है? सऊदी अरेबिया में। आपको पता है, जो सऊदी अरेबिया में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। अगर ये देखने की मिल रही हैं तो फिर ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो उस फैशन इवेंट का नाम बताइए जहां सऊदी अरब ने मई 2024 में अपना पहला स्विमसूट फैशन शो आयोजित किया था। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है रेड सी फैशन वीक। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये सऊदी अरेबिया ने पहला रेड सी फैशन फैशन शो कंडक्ट किया था। ठीक है, और आपको पता है, जो सऊदी अरेबिया में कंजर्वेटिव ड्रेस नॉर्म्स होते हैं, तो इस कंजर्वेटिव ड्रेस नॉर्म्स को तोड़ते हुए अब ये एक तरीके का कल्चरल शिफ्ट है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। रेड सी फैशन वीक इज अ पार्ट ऑफ सऊदी अरेबियाज विजन 2030 एमिंग टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी एंड ओपन अप कल्चरली। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो अब सऊदी अरेबिया जिस तरीके से फेमस था, किस लिए? तो एक तरीके से उनके पास ब्लैक गोल्ड, यानी कि क्रूड ऑयल है ना, जितने भी हैं वहां पे क्रूड ऑयल है, लेकिन अब वो लोग अपने इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये ब्लैक गोल्ड जो है वो खत्म होते जा रहा है ना। और हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। तो फिर आपका जो इकोनॉमी जो क्रूड ऑयल पे बेस्ड है, वो धीरे धीरे अपने इकोनॉमी को और भी ओपन कर रहे हैं और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि नई नई चीजें सामने आए। इसमें दुबई आप देख लो, जो बहुत ही ज्यादा आगे निकल गया है, उन्होंने अपने इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड बना दिया है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो सिमिलरली सऊदी अरेबिया ने भी अपने कंजर्वेटिव विचारधाराओं को खत्म करते हुए अब एक तरीके का कल्चरल शिफ्ट वहां देखने को मिला है। और यही कारण है जो महिलाएं यहाँ पे स्विम सूट में कंपटीशन में पार्ट लेते दिख रही हैं। Where is Tripura's first international cricket stadium set to be ready by 2025? त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 तक कहाँ तैयार होगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है नरसिंहगढ़। ये आपको पता होना चाहिए। The Tripura Cricket Association announced the inauguration of Tripura's first international cricket stadium in Narsingarh, located in the West Tripura district by February 2025 तक ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, यही है कहानी।
अब ये समझो ये क्या है, ये डायसन स्फीयर। व्हाट इज डायसन स्फीयर? रिसेंटली सीन इन द न्यूज, हाल ही में खबरों में देखा गया डायसन स्फीयर क्या है। और न्यू स्पेस टेलीस्कोप, अ हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टू हार्नेस अ स्टार्स एनर्जी, यस यही सही है। अ फ्लीट ऑफ सोलर पावर सैटेलाइट्स, बिल्कुल नहीं। अ ब्लैक होल थ्योरी, नहीं। तो सही उत्तर है इसका अ हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टू हार्नेस अ स्टार्स एनर्जी। सबसे पहली बात, ये कीवर्ड समझो, ये है हाइपोथेटिकल, समझे, क्योंकि ये है बहुत ही मुश्किल। अब ये थोड़ा सा समझो ये क्या कहानी है। अब ऐसा है, जो स्वीडन, इंडिया, यूएस और यूके की टीम सभी लोग मिलके डायसन स्फीयर की तलाश में हैं। ये क्या है दोस्तों? तो ये बेसिकली फ्रीमैन जे डायसन के द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है, 1960 में उन्होंने दिया था इस तरीके से, ताकि स्टार की एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाए। ठीक है, ऑल्दो द टीम हैज स्कैन्ड इंफ्रारेड मैप्स, दे हैव नॉट येट फाउंड एनी एविडेंस ऑफ डायसन स्फीयर। अब आप सोच लो, इतना बड़ा स्फीयर अब कहाँ मिलेगा आपको, है ना? दैट्स व्हाई इट्स अ हाइपोथेटिकल। Which country was declared the host of the FIFA Women's World Cup 2027? किस देश को फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील में 2027 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा। कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जाके देख लो, ये डायरेक्ट इमीडिएट कंपटीशन कब कहाँ होगा उस पे सवाल नहीं पूछते हैं। ये 1-2 साल बढ़ा के जो होता है ना, जंप करते हुए सवाल पूछते हैं। तो भी आप तो आपकी तैयारी भी इसी प्रकार से होनी चाहिए। जो आप आने वाले साल में जो कंपटीशन होगा उसको तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा 1-2 और एक्स्ट्रा भी आपको पता ही होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। ब्राजील वाज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप एट द फीफा कांग्रेस, बीटिंग द जॉइंट बिड बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड जर्मनी। तो बेसिकली आप इतना समझो, जो 2027 का फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं वाला जो होगा वो ब्राजील में होगा। चलिए अब एक बार थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है, जो समर ओलंपिक्स 2024 जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो पेरिस फ्रांस में होगा। 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक होगा। एशियन गेम्स 2026 का कहाँ होने वाला है, तो ये नगोया जापान में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना पड़ेगा ये सारी चीजें। सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 8 2026 तक होगा। अब ये आओ, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में होगा। ये पहली बार वहां पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। कब से कब तक होगा, तो 4 जून से लेके 30 जून 2024 तक होगा। फिर आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये बांग्लादेश में होगा। तो ये दोनों का आप एक तरीके का जो ये है, अ, जो होस्ट कंट्री है वो आपको पता होना चाहिए। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा, तो ये बेल्जियम में, नीदरलैंड्स में होगा। कब? जनवरी 5 से लेके जनवरी 27 तक 2026 में। हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा, तो इंग्लैंड एंड स्पेन में होगा। ठीक है, जुलाई और अगस्त के बीच में। फिर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो डोमिनिकन रिपब्लिक में होगा। होगा क्या, ये तो हो गया, ऑलरेडी हो गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। अभी तक तो यही फाइनलाइज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ऑप्शन में ये दिखे तो यही आप इसको कंसिडर करना। फिर 2024 का समर पैरालंपिक्स कहाँ पे होगा, तो एग्जैक्टली सेम जगह होगा, फ्रांस में, पेरिस में। ठीक है। 2025 एफआईएच हॉकी प्रो लीग कहाँ पे होगा, तो वेरियस इसके लोकेशंस हैं। उसके बाद 2024 का एएफसी एशियन कप, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे होगा, तो कतर में। ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इस पे सवाल भी बन चुके हैं, हमने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यही है कहानी, ये आपको याद ही हो जाना चाहिए। कुछ को तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, कुछ आने वाले जो इवेंट है उसको हमने आपको यहाँ पे टेबल के माध्यम से बता दिया है। Ibrahim Raisi, who recently passed away in helicopter crash, was the president of which country? इब्राहिम राइसी, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों हाल ही में ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी, उनका देहांत हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया। इसको थोड़ा सा और समझो। ईरानियन लीडरशिप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जब इब्राहिम रईसी का एक ट्रेजिक डेथ हो जाता है हेलीकॉप्टर क्रैश में। और ये कहा जाता था ये हार्ड लाइनर थे। हार्ड लाइनर मतलब थोड़ा सा कट्टर सोच के व्यक्ति थे, और ऐसा कहा जाता था जो ये सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खुमानी जो थे, ईरानियन रिवॉल्यूशन में एक बहुत ही बड़ा नाम आया था अयतुल्ला खुमानी का। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है जो इनके सक्सेसर ये कहे जाते थे।
Recently, which Indian created history by becoming the first Indian space tourist? हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा? ये सवाल हमने इससे पहले वाले मॉड्यूल में भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसका सही उत्तर है गोपी थोट्टाकुरा। ठीक है दोस्तों, गोपी थोट्टाकुरा एन इंडियन एक्सपेट्रिएट। दोस्तों, एक्सपेट्रिएट का मतलब अपने देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति। became the first Indian space tourist and second Indian in space on Blue Origin's NS-25 मिशन। ये जो ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन जो है, ये अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस के द्वारा ब्लू ओरिजिन जो बनाया गया था, उसी का एक मिशन है NS-25 मिशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गोपी थोट्टाकुरा, ये नाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको दिखेगा। R21 matrix M vaccine recently seen in the news is developed by the prevention of which disease? R21 matrix M vaccine जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही उत्तर है मलेरिया। ठीक है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पूनावाला की जो कंपनी थी जिन्होंने कोविशील्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर किया था, उन्होंने क्या किया है, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन बना के अफ्रीका भेजना शुरू किया है। किस लिए? ताकि मलेरिया की रोकथाम की जाए। अब हमारे यहाँ से जो वैक्सीन जा रहा है वो अफोर्डेबल है और इफेक्टिव है और बच्चों के लिए भी सुटेबल है। ठीक है, तो एक तरीके से ये मलेरिया की रोकथाम के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा सकता है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है, जो घाना जो है, घाना एज अ कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव न्यू मलेरिया वैक्सीन दैट कुड सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स इन द वर्ल्ड्स मोस्ट मलेरिया रिडन रीजन। आपको पता है जो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, वहाँ पे मलेरिया जो है वो बहुत ही गंभीर बीमारी के रूप में माना जाता है, बहुत ही ज्यादा फैलता है ना, बहुत ज्यादा लोगों को है। तो फिर वहां से इन सभी चीजों का निपटारा के लिए जो वैक्सीन जो है, ये एक तरीके से बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा सकता है। ठीक है, तो घाना भी याद रखना और R21 मैट्रिक्स एम भी याद रखना। ठीक है, और इंडिया में जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। Recently, which state government has reserved 33% of the government's contract job for women? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियों को आरक्षित किया है? दोस्तों, ये काम किया है कर्नाटका ने। ठीक है, द कर्नाटका गवर्नमेंट मैंडेट्स 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन आउटसोर्स्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पोस्ट अलाइनिंग विद द एग्जिस्टिंग कोटा पॉलिसी फॉर द परमानेंट पोजीशंस। दोस्तों, कर्नाटका का जो परमानेंट पोजीशन वाली सरकारी जो नौकरियां थी, उसमें पहले से ही 33% महिलाओं को आरक्षण था। अब उन्होंने जो सर्विसेज गवर्नमेंट, अब जो प्राइवेट सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं, प्राइवेट संस्थाएं, उसमें भी 33% महिलाओं को आरक्षण ला दिया है। Which state is home to India's highest tunnel recognized by the International Book of Honor? कौन सा राज्य भारत की सबसे ऊंची सुरंग का घर है जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा मान्यता प्राप्त है? दोस्तों, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले की थी, जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट विजय की चर्चा की थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो था ना, अभी जो हमने देखा था क्वेश्चन, तो वहीं पर चर्चा हुई थी, है ना। The Sela Tunnel, located in Arunachal Pradesh, has been acknowledged as India's highest tunnel by the International Book of Honor. This tunnel, spanning 2.598 kilometers and situated at an altitude of 13,000 feet, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑन द तेजपुर तवांग रोड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेला टनल है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये भी बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, सेला टनल, अरुणाचल प्रदेश। Which platform has facilitated over 50 lakhs invoices worth 1 lakh crores in MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग? किस मंच ने एमएसएमई चालान वित्त पोषण में 1 लाख करोड़ मूल्य के 50 लाख से अधिक चालान की सुविधा प्रदान की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है TREDS, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इससे ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो ये एमएसएमई से रिलेटेड है।
who secured the top spot on Forbes list of the world highest paid athletes. फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? दोस्तों ये हासिल किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। रोनाल्डो claimed the top spot on the Forbes list of the highest paid athletes कितना? तो $260 मिलियन, बहुत ज्यादा है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था इनका? तो सऊदी क्लब का जो अल नसार है इसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। When is the World Bee Day observed? विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है मई 20 को, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन मई 20 और इसका थीम है बी इंगेज्ड विथ यूथ। बस इतना ही अगर आप जान गए तो काफी है। ठीक है दोस्तों। बी का स्पेलिंग बीई नहीं होके बी डबल यानी कि मधुमक्खी है। Which Indian state unveiled the DRIMS platform for disaster management? किस भारतीय राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रिम्स मंच का अनावरण किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस मैकेनिज्म पे जो भी काम करेगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल लो के रूप में दिखाई देगा, है ना? तो इसका सही उत्तर है आसाम। आसाम ने डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ड्रिम्स प्लेटफॉर्म पे काम किया है और उन्होंने ये लॉन्च किया है और ये आपको डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज्म है उसको ये स्ट्रीमलाइन करने का काम करेगा। और ये जो ड्रीम्स बनाया गया है ये आपको यूनिसेफ के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ड्रीम्स आसाम। In the 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे पहले तो सवाल यही बन सकता है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया जाता है। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव? इसमें इंडिया कितना पोजीशन अचीव कर रहा है? तो 39th। क्या ये सुधार हुआ है? बिल्कुल। इंडिया रोज 39th पोजीशन इन 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये हमने 54वां पोजीशन था 2021 में, अब 2024 में हम लोग 39th पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। जो सारी चीजें हैं यहाँ पे आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। Where is AstraZeneca building a pioneering $1.5 billion manufacturing plant to produce advanced cancer-fighting drugs? एस्ट्राजेनेका उन्नत कैंसर से लड़ने वाली दवाओं का उत्पादन करने के लिए $1.5 बिलियन का अग्रणी विनिर्माण संयंत्र कहाँ बनाने जा रही है? दोस्तों ये बनाने जा रही है सिंगापुर में। दोस्तों वैक्सीन से रिलेटेड सवाल हर मॉड्यूल में आपको दिख जाएगा। एस्ट्राजेनेका जो है इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने का निर्णय लिया है सिंगापुर में। ठीक है। कार किस लिए बना रहे हैं? तो कैंसर फाइटिंग ड्रग्स जो है ना उस पे काम करने के लिए। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024? ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। जैविक विविधता 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट आवर होम, कंजर्व टू प्रिजर्व, बी द पार्ट ऑफ द प्लान। तो दोस्तों बी द पार्ट ऑफ द प्लान, है ना? ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। जो इस बार का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 जो है उसका थीम है बी द पार्ट ऑफ द प्लान। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो 22 को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को? इसलिए क्योंकि अर्थ समिट जो हुआ था रियो में, रियो अर्थ समिट, उसी दिन इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। किस दिन? तो मई 22 को। ठीक है, इसीलिए ये मनाया जाता है। Which English football club set a new record for winning 4 consecutive Premier League titles as of the 23rd 2023-24 सीजन? किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने 2023-2024 सीजन तक लगातार 4 प्रीमियर लीग खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने। ठीक है। मैनचेस्टर सिटी established a new record by winning 4 consecutive Premier League titles, achieving this milestone in 2023-2024 season. ठीक है। With whom did Airbus Helicopters sign a memorandum of understanding for financing the purchase of helicopters in India? भारत में अपने हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्त पोषण के लिए एयरबस हेलीकॉप्टरों ने
किसके साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों ऑप्शंस में देखो क्या-क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा ग्रुप, बजाज फाइनेंस नहीं तो ये सारे ऑप्शन नहीं है। ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसने सिडबी के साथ हाथ मिलाया है ताकि हेलीकॉप्टर को फाइनेंस किया जा सके। अब हम और आप तो नहीं खरीदेंगे ना हेलीकॉप्टर, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं वही खरीदेंगी। तो इसके लिए जो फाइनेंसेस की जो अड़चनें थी, वो सिडबी और एयरबस के पार्टनरशिप से दूर होगा, एमओयू से दूर होगा। ठीक है? अब थोड़ा-सा ये समझ लो सिडबी क्या होता है, क्योंकि सवाल आते हैं। सिडबी का एस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ था। फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है और किसके लिए? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई जिसको कहते हैं, है ना? तो ये तो हो गया सिडबी। एयरबस के बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों एयरबस यूरोपियन कंपनी है और समझो ऐसा है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरलाइन मैन्युफैक्चरर है और टॉप हेलीकॉप्टर प्रोड्यूसर है। ठीक है? तो इसी के साथ ये हमारा मई वीक 3 का करंट अफेयर्स खत्म होता है। अब मई वीक 4 बचा है जो कि आपको जून के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा, उसको भी आप देख लेना। और इन सभी क्वेश्चंस को क्विज के रूप में अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारी सिंपली क्रैक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। ठीक है दोस्तों? वो भी फ्री है। थैंक यू।